अभी दुनिया रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और अज़रबैजान अर्मीनिया वॉर के तनाव से जूझ ही रही थी कि एक और नई जंग शुरू हो चुकी है। इस बार लड़ाई का मैदान बना है वेस्ट एशिया। इसराइल और हमास के बीच में जंग छिड़ गई है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट रीजन को हिलाकर रख दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, अब तक क्या क्या हुआ है, विभिन्न देशों की प्रतिक्रिया क्या रही है और इसके इम्प्लीकेशंस रीजन और बियॉन्ड में क्या हो सकते हैं। तो ये सब शुरू हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजराइल के ऊपर एक बड़ा सरप्राइज अटैक किया। इस खतरनाक हमले में सैकड़ों इजरायली नागरिक मारे गए और कई लोग घायल हो गए। ये एक मेजर सिक्योरिटी ब्रीच था। सुरक्षा में हुई इतनी बड़ी चूक ने इजराइल की काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कोई मामूली इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। हमास द्वारा किए गए इस गंभीर हमले को इजराइल का 9/11 मोमेंट माना जा रहा है। हमले की गंभीरता को देखते हुए इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने हमास की तुलना ISIS यानी इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कर दी है। हमास को ऑफिशियली इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ये खुद को पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का लीडर मानता है और पैलेस्टीन के लोगों के अधिकारों का रक्षक होने का दावा करता है। वो अलग बात है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, UK, जापान, इजराइल जैसे कई देश हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज ने हमास को बैन कर रखा है क्योंकि उनके मुताबिक हमास पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की आड़ में टेरर ऑपरेशंस को कैरी आउट करता है। हमास को ईरान, कतर, अफगानिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है। हमास के इस हमले ने एक तरह से यौम किपुर वॉर की यादें ताज़ा कर दी हैं। ठीक अभी के जैसे 1973 में भी इजराइल को एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड अटैक का सामना करना पड़ा था। वो इजराइल के लिए काफ़ी कठिन समय था। उस समय इजिप्शियन और सीरियन फोर्सेस ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया था जिसके लिए इजराइल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ठीक ऐसे ही इस टाइम पर हमास के फाइटर्स जमीन, समुद्र और हवा के रास्ते अचानक इजराइल में घुस गए। यह आतंकवादी हमला हमास के द्वारा कंट्रोल्ड गाजा से किया गया था। अनफॉर्चुनेटली हमले के पहले तक इजराइल का यह सोचना था कि हमास फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहता है, लेकिन इजराइल पूरी तरह से गलत था। हमास ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए मात्र कुछ ही मिनट्स में 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दाग दिए। इजराइल के एंटी मिसाइल सिस्टम्स इसे हैंडल नहीं कर पाए। हमास यहां रुका नहीं, उसने बोट्स और ग्लाइडर्स का उपयोग करके समुद्र और हवा के रास्ते हमले किए। इजराइल इस मल्टी प्रोंग्ड अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए युद्ध के शुरुआती चरणों में हमास को बहुत ज्यादा गेन्स हुए। बिना रोक टोक के हमास ने काफी आतंक मचाया। टेररिस्ट्स ने निर्दोष नागरिकों की बेरहमी से हत्या करी और खौफ फैलाने के लिए इसका पब्लिक डिस्प्ले किया। काफी सारे इजरायली लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया और मिलिट्री व्हीकल्स को भी कैप्चर कर लिया गया। इजराइल ने जल्दी से होश संभालते हुए एक शक्तिशाली जवाबी हमला शुरू किया। अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को रीअसेस करते हुए इजराइल ने तत्काल प्रभाव से अपनी फोर्सेस को तैनात किया। इजराइल का लक्ष्य है हमास की लीडरशिप को एलिमिनेट करना और उसके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना। इजराइल हमास टेररिस्ट्स को पूरी तरह से साफ करना चाहता है। हालांकि यह करना काफी जटिल है क्योंकि हमास के फाइटर्स अक्सर जाकर नागरिकों के बीच में छिप जाते हैं और यह इंश्योर करना काफी जरूरी है कि आतंकवादियों के साथ बेकसूर नागरिक न मारे जाएं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पहले ही आवाजें उठने लगी हैं कि गाजा पर कब्जा करके इजराइल आत्मरक्षा से आगे निकल गया है। तो इजराइल के लिए काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इजराइल को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके सेल्फ डिफेंस के कारण गाजा में एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर न खड़ा हो जाए। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है और एक बार फिर वो हिंसा के चक्र में फंस चुके हैं। 1993 में इजराइल और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच ओस्लो अकॉर्ड्स साइन हुए थे, जिनके तहत नेगोशिएशंस के माध्यम से अरब इजरायली पीस प्रोसेस अचीव किया जाना था। हालांकि ऐसा हो नहीं सका। प्रेजेंटली इजराइल के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप काफी अनस्टेबल है। हमास ने इजराइल के इंटरनल डिविजन्स और सोशल इश्यूज का फायदा उठाया और मौका देकर एक बड़ा हमला कर दिया और युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में विभिन्न देश अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स और आइडियोलॉजी के हिसाब से अपना पक्ष ले रहे हैं। ईरान, कतर, इजिप्ट और तुर्की जैसे देश पैलेस्टीनियंस का समर्थन कर रहे हैं। ये देश इजराइल के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और इनका कहना है कि इजराइल की हरकतों की वजह से ही टेंशन्स इतनी बढ़ गई हैं। उनका दावा है कि पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में इजराइल के ऑपरेशंस और पॉलिसीज के कारण ही स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई है। इजराइल ने अपने सिटीजन्स को जल्द ही इजिप्ट और जॉर्डन को छोड़ने के लिए कहा है। कतर का कहना है कि इजराइल को गाजा में सिविलियंस की हत्या करने का फ्री लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह के अनरिस्ट्रिक्टेड ऑथराइजेशन और अनकंडीशनल किलिंग्स पर रोक लगाई जानी चाहिए।
देखिए, आंतरिक दबावों के कारण मिडिल ईस्टर्न देश इजरायल के द्वारा गाजा पर किए गए हमलों पर आपत्ति जता रहे हैं। उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इनमें से अधिकतर देशों की जनता पैलेस्टीन का पुरजोर समर्थन करती है। लोगों की इस भावना के पीछे ऐतिहासिक, धार्मिक और राजनीतिक कारण हैं। इन देशों के लोग पैलेस्टीनियंस को साथी अरब के रूप में देखते हैं, जिनके साथ इजरायल अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा है। और इसी वजह से मिडिल ईस्टर्न देशों की सरकारें अपने नागरिकों में प्रचलित प्रो पैलेस्टीन सेंटिमेंट के विरुद्ध जाने का जोखिम नहीं उठा सकती हैं। इसी के चलते ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस वॉर का एब्राहम अकॉर्ड्स पर क्या असर पड़ता है। हम जानते हैं कि एब्राहम अकॉर्ड्स ने इजरायल और विभिन्न अरब देशों के बीच डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इजरायल और हमास के बीच इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट ने कई अरब गवर्नमेंट्स को मुश्किल में डाल दिया है। जैसे जैसे स्थिति और बिगड़ेगी, वैसे वैसे अरब गवर्नमेंट्स के लिए इजरायल के साथ नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस रखना और कठिन होता जाएगा। ये तो समय ही बताएगा कि क्या इजरायल, यूएई और अन्य सिग्नेटरी देशों के बीच संबंध योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं या नहीं। एक और कंसर्न है कि इस युद्ध का इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर क्या इंपैक्ट होगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर या शॉर्ट में IMEEC का लक्ष्य है एक स्मूथ लॉजिस्टिकल रूट एस्टैब्लिश करना। इसमें पोर्ट्स, रेलवेज और रोड्स के माध्यम से वेस्टर्न इंडियन ओशन को ईस्टर्न मेडिटरेनियन से कनेक्ट किया जाएगा। ये रूट इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से पास होगा। वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी होने से इस प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी संदेह के दायरे में आ गई है। देखते हैं कि क्या IMEEC अपने तय शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ेगा या फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अच्छा, हम ईरान और इजरायल के बीच की टेंस्ड रिलेशनशिप से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इजरायल के द्वारा गाजा की बॉम्बिंग करने के बाद ईरान ने साथी मुस्लिम देशों से अपील करी कि इजरायल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं। ईरान मिडिल ईस्ट में इजरायल के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाहता है। हमास को फंडिंग, वेपन्स और ट्रेनिंग देकर ईरान हमास को इजरायल के अगेंस्ट प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करता है। हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जैसे ग्रुप्स का समर्थन करना ईरान की रीजनल स्ट्रैटेजी का पार्ट है। ईरान इन इस्लामिस्ट फाइटर्स को तब तक सपोर्ट करता रहेगा जब तक पैलेस्टीन और जेरूसलम आज़ाद नहीं हो जाते। ईरान एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हेजबुल्ला का भी समर्थन करता है। हेजबुल्ला एंटी इजरायल है और इजरायल के साथ किसी भी तरह के पीस एग्रीमेंट के टोटली अगेंस्ट है। वैसे इजरायल के समर्थन में भी काफ़ी देश आगे आए हैं। हमास के एक्शंस को क्रिटिसाइज करते हुए उनका कहना है कि अटैक्स से खुद को डिफेंड करना इजरायल का अधिकार है। इजरायल पर हुए ब्रूटल टेररिस्ट अटैक के बाद भारत, US, UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने इजरायल के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई है। फ्रांस का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट में लड़ रहे देशों को साथ मिलकर हमास के अगेंस्ट भी लड़ना चाहिए। UK की इंटेलिजेंस सर्विसेज का कहना है कि गाजा हॉस्पिटल पे हुआ डेडली ब्लास्ट इजरायली एयर स्ट्राइक की वजह से नहीं हुआ था। ये पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप के रॉकेट से हुआ था जो गाजा से इजरायल की तरफ दागा गया था। जर्मनी अपनी एयर फोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हेरॉन ड्रोन्स को इजरायल को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। इटली का कहना है कि हमास पैलेस्टीनियंस की राइट्स के लिए नहीं लड़ रहा है। हमास का तो एम है पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज के बीच दरार पैदा करना। ये समझते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमास के ट्रैप में न फंसते हुए वॉर को एस्केलेट होने से रोकना चाहिए। भारत इजरायल के समर्थन में है। साथ ही भारत का लंबे समय से रुख रहा है कि नेगोशिएशंस के माध्यम से एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन क्रिएट किया जाए जो इजरायल के साथ पीसफुली को एग्जिस्ट कर सके। भारत ने गाजा को ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजी है ताकि युद्ध के कारण वहां पर हो रही हार्डशिप्स कुछ कम हो जाएं। ये एड इजिप्ट के जरिए पैलेस्टीन भेजी जा रही है। ये दर्शाता है कि भारत पैलेस्टीन को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट करने के लिए कमिटेड है। हम जानते हैं कि इंडिया 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है। अमेरिका की बात करें तो उसने हमास के द्वारा इजरायल पर किए गए अटैक की कड़ी आलोचना की है। साथ ही ये वादा किया है कि इजरायल की सरकार और नागरिकों की हर संभव सहायता की जाएगी। ताकत का प्रदर्शन करते हुए US ने ईस्टर्न मेडिटरेनियन में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और स्ट्राइक ग्रुप्स डिप्लॉय कर दिए हैं। US के इस कदम के पीछे की मंशा है कि ईरान और हेजबुल्ला इजरायल हमास कॉन्फ्लिक्ट का फायदा ना उठा पाएं। US इंश्योर कर रहा है कि इजरायल के नागरिक सुरक्षित रहें। साथ ही US पैलेस्टीनियंस के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए एड प्रोवाइड कर रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि US मिडिल ईस्ट क्राइसिस को रिजॉल्व करने में लग गया है।
जहां एक और यूएस इजराइल के साथ डीपली इन्वॉल्व होता जा रहा है, वहीं हम देख रहे हैं कि रशिया और चाइना इजराइल से दूरी बना रहे हैं। हम जानते हैं कि रशिया और चाइना यूएस द्वारा डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर को हर तरीके से चैलेंज करना चाहते हैं। जहां यूएस खुलकर इजराइल के समर्थन में आया है, वहीं रशिया ने इजराइल के सेटलमेंट्स के एक्सपेंशन की आलोचना की है। चाइना ने भी गाजा में इजराइल के एक्शंस को क्रिटिसाइज किया है। चाइना का कहना है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पे पूरे गाजा के लोगों को पनिश करना ठीक नहीं है। तुर्की ने भी गाजा के ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर पर चिंता जताई है। हालांकि पास्ट की तरह तुर्की इजराइल को बहुत भला बुरा करने से बच रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हाल ही में इजराइल के साथ नॉर्मलाइज होते संबंध फिर से खराब हो जाएं। तुर्की के लिए यह डिप्लोमेटिक चैलेंज है कि पैलेस्टीन के लिए सपोर्ट मेंटेन करते हुए इजराइल के साथ संबंधों को दोबारा न बिगड़ने दे। यही वजह है कि तुर्की ने देश में रह रहे हमास के लीडर्स को देश से जाने के लिए कहा। अमेरिका इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल और सऊदी अरेबिया के संबंधों का बेहतर होना ईरान के लिए चिंता का विषय है। हालांकि हमास के अटैक्स के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई ने टेम्पोरेरली ईरान और सऊदी अरेबिया को थोड़ा नजदीक ला दिया है। चाइना ऑलरेडी सऊदी अरेबिया और ईरान के संबंधों को नॉर्मलाइज करने में लगा हुआ है। बीजिंग में हुई सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच पीस डील चाइना के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकी सऊदी अरेबिया और इजराइल के इंप्रूव होते रिलेशंस को इंपैक्ट कर सकती है। हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का असर हमें I2U2 ग्रुप के ऊपर भी होता हुआ दिख सकता है। I2U2 ग्रुप में 4 देश हैं। I2 से इंडिया और इजराइल, और U2 से यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसे मिडिल ईस्टर्न क्वाड भी कहा जाता है। इस ग्रुप को एस्टैब्लिश किया गया था रीजन में जियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स में कोलैबोरेट करने के लिए। अब यदि गाजा वॉर के कारण इजराइल और यूएई के बीच टेंशन्स बढ़ती हैं, तो इंटरनल डिविजन्स के चलते I2U2 ग्रुप के अंदर कोलैबोरेशन नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। एक साथ मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना आसान नहीं होता है। पास्ट में अमेरिका ने एक साथ इराक वॉर और अफगानिस्तान कैंपेन को मैनेज करने की कोशिश की थी और विफल रहा था। इस बार भी अमेरिका रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और अब मिडिल ईस्टर्न क्राइसिस में बिजी हो गया है। तो यूएस के डिस्ट्रैक्ट होने से चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में पीछे से एक्सपेंशन के बारे में सोच सकता है। चाइना की बात करें तो चाइना रीजन में यूएस के इन्फ्लुएंस को कम करना और अपने इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है। इसलिए चाइना मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक लार्जर रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें चाइना की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और दोनों पार्टीज को सीज फायर करके पीस टॉक्स की तरफ बढ़ना चाहिए। चाइना ने लॉन्ग स्टैंडिंग इजराइल पैलेस्टीन इश्यू के रेजोल्यूशन में मीडिएट करने का ऑफर दिया है। चाइना पैलेस्टीन इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है। चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट में खुद को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि एक्चुअली चाइना अरब स्टेट्स की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है और उनके साथ संबंधों को इंप्रूव करना चाहता है। चाइना ने हमास के अटैक्स को कंडेम नहीं किया, जबकि गाजा में इजराइल के काउंटर अटैक्स को एक्सेसिव बताया। चाइना अरब इंटरेस्ट्स को पब्लिकली सपोर्ट करते हुए पैलेस्टीनियन माइनॉरिटी के साथ बेटर ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। अब आप चाइना की हिपोक्रेसी को देखिए। चाइना का कहना है कि इजराइल को पैलेस्टीनियन माइनॉरिटी के साथ बेटर ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन चाइना खुद अपने शिनजियांग रीजन में वीगर मुस्लिम्स के साथ क्या ट्रीटमेंट कर रहा है ये सभी जानते हैं। जब इजराइल पैलेस्टीन इश्यू के रेजोल्यूशन की बात आती है तो चाइना 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है, लेकिन जब ताइवान के नेशनहुड की बात आती है तो चाइना को 1 चाइना प्रिंसिपल याद आता है। वेस्ट एशिया चाइना के लिए काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य कारण है रीजन के रिच ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व्स। ये चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए वाइटल हैं। चाइना और वेस्ट एशिया के ट्रेड में हाल के कुछ वर्षों में काफी बढ़ोतरी हुई है। चाइना रीजन में काफी देशों का प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा है। वेस्ट एशिया चाइनीज गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक बेहतरीन मार्केट साबित हो रहा है। चाइना रीजन में तेजी से ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ताकि वो अपने सामान को स्मूथली यूरोप और अफ्रीका भेज सके। मिडिल ईस्ट रीजन चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और चाइना ने रीजन में कई BRI प्रोजेक्ट्स में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। वेस्ट एशिया के स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस को देखते हुए चाइना रीजन में देशों के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में लगा हुआ है। उसने काफी स्ट्रेटेजिकली रीजन में की प्लेयर्स जैसे सऊदी अरेबिया, UAE और ईरान के साथ पॉजिटिव रिलेशंस रखे हैं। इवन चाइना की कोशिश रही है कि दोनों इजराइल और पैलेस्टीन के साथ अच्छे रिलेशंस रखे जाएं।
जून 2023 में पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने चाइना का दौरा किया था, और यदि ये गाजा कॉन्फ्लिक्ट न हुई होती तो चाइना के इनविटेशन पे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी चाइना विजिट करने वाले थे। मिडिल ईस्ट में चाइना का बढ़ता दबदबा उसके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव से साफ झलकता है। उदाहरण के लिए चाइना ने एक्टिवली ब्रिक्स ग्रुपिंग के एक्सपेंशन के लिए पुश किया, और अगस्त 2023 में रीजन के देश सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई और ईरान ब्रिक्स के नए मेंबर्स बन गए। 2023 में ही ईरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल मेंबर बन गया। चाइना प्रयास कर रहा है कि सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर जैसे मिडिल ईस्टर्न देशों को भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जाए। चाइना अपनी इकोनॉमिक पावर के दम पे रीजन में अपने लिए पॉलिटिकल सपोर्ट इकट्ठा करना चाहता है, ताकि वो अपने ग्लोबल एम्बिशंस को पूरा कर सके। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हमास जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ लगेंगे, वैसे वैसे मिडिल ईस्ट में टेंशंस बनी रहेंगी। न केवल बनी रहेंगी, बल्कि टेंशंस के एस्केलेट होने की भी संभावना है। इजरायल हमास को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी खोई हुई रेपुटेशन को दोबारा पाना चाह रहा है। इजरायल का प्रयास है कि उसकी सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में कैपेबिलिटी पर शक न किया जाए। इस युद्ध में एक बात के आसार नजर आ रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट के बाहर भी अन्य जगहों पर स्प्रेड हो सकती है। अभी रिसेंटली इजरायल ने सीरिया के 2 मेन एयरपोर्ट्स पर मिसाइल स्ट्राइक्स करी। बेसिकली इजरायल चाहता है कि हमास की हर सप्लाई लाइन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। इन एक्शंस से वॉर के स्प्रेड होने का भी खतरा है। ऐसा लग रहा है कि यह लड़ाई लंबी और पेनफुल साबित हो सकती है।